Hello and welcome to Kalam IS. This is News Simply Put, dated 4th December 2024, and let's get started. The topics for today are the thing about the war in Syria, which is in the Indian Express Explain section. Similarly, there is a topic about ICJ hearing a landmark case on climate change. And then there's a topic about UK's assisted dying bill, right? All of these are found in the Indian Express Explain section, and these are the kind of snippets that you can see. So let's get started. The first topic is ICJ's hearing on climate change. तो ये बात कैसे शुरू हुई? आपको पता है वानुआटू एक देश है, राइट? आपको पता है ये स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स है जो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पर हैं, समुद्र के पास हैं, राइट? तो बेसिकली बात ये है कि इन लोगों ने एक केस दर्ज किया यूएन में, तो इसी को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। तो आईसीजी इसको रिव्यू करेगा, जिसके काफ़ी इम्प्लीकेशंस होंगे आगे के क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन के बारे में, और नेगोशिएशंस को इम्पैक्ट करेगा। शायद कुछ नए प्रेसिडेंट्स भी आएँ जिससे हम और नए स्टैंडर्ड्स निकाल पाए कंट्रीज़ को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए। तो ये केस है क्या? ओरिजिन ऑफ द केस जैसे मैंने आपको बताया मार्च में आया था 2023 में बाय वानुआटू, एंड और 132 कंट्रीज ने भी इन्हें सपोर्ट किया है। तो ये साफ दर्शाता है कि इस केस के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कंसेंसस है। केस के बारे में बात क्या है? सो व्हाट इज एग्जैक्टली द केस ट्राइंग टू टेल? केस ये कह रहा है कि एक साइड पे जो अमीर और रिच और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वो जो पुराने समय में पास्ट पोल्यूशन कर चुकी हैं, राइट? और आज हम उन सबका जो नुकसान भुगत रहे हैं, तो अब क्या इन कंट्रीज़ की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है? जो उन्होंने पहले इतना एक्सप्लॉयटेटिव लेवल पे पोल्यूशन किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, तो क्या इनकी आज कोई ड्यूटी नहीं है? तो पहले तो ये वाला क्वेश्चन दे आर ट्राइंग टू टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अब ये जो हार्म कर दिया है इन्होंने, राइट, तो क्या इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है? जैसे हम देखते हैं हमारे नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल कोर्ट केस कब बनता है? जब थेफ्ट हो जाए, राइट, या फिर जब कोई नुकसान हो जाए फिजिकल प्रॉपर्टी को, तो हम जाके एक केस दर्ज करते हैं और कहते हैं कि जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसका एक लीगल केस बनेगा। अब आप बता दीजिए कि क्या पेनल्टी लगेगी, राइट? उसी केस में उसी सिमिलैरिटी के तौर पे लाते हुए, ना ये घर की जगह होने की जगह ये कंट्री है, और एक कंट्री कह रही है कि जो हमें नुकसान हो रहा है उसका क्या पेनल्टी भरेंगी ये अमीर कंट्रीज़, राइट? ये सिमिलैरिटी ड्रॉ की गई है। जिस तरीके से हमारे घर में थेफ्ट होता है या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, उस तरीके से वानुआटू एक कंट्री जाके बोलती है कि हम काफ़ी नुकसान में आ गए हैं और इसका कारण अमीर कंट्रीज़ हैं। तो अब इन लोग पे क्या केस बनता है, ये लोग को क्या पेनल्टी पे करनी है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? एंड अभी इन लोग की कॉन्सिक्वेंसेज के अलावा आगे जाके ये लोग क्या अपने बिहेवियर में सुधार लाएंगे, ये लोग आगे जाके क्या ड्यूटीज़ लेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे? तो इसीलिए बात आती है ऑब्लिगेशंस की। जिस तरीके से जब सोसाइटी में चोरी डकैती वगैरह ज़्यादा बन जाती है, तो एक एक समय पे तो हमें पेनल्टीज़ देनी होती है, राइट? और आगे जाके इंश्योर करना होता है कि फ्यूचर में ऐसी सेफ सोसाइटी बने, राइट? तो ये तो होती है कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर, ये होता है ऑब्लिगेशन के तौर पे। उसी तरीके से हमारे क्लाइमेट चेंज को भी बोला गया है कि अभी जो लॉस हुआ है उसका कॉन्सिक्वेंस बताइए, और आगे ये ना होए तो उसके लिए रिच कंट्रीज़ को क्या करना है, उनकी क्या ऑब्लिगेशन है, ये बताइए। In that sense, how the case is connected to the real life, I hope you have understood it, right? Going forward, ये केस अब किस केसेस में आता है? द पॉइंट इज़ दैट जब हम सपोज कोई भी पीएमएलए की बात करते हैं, राइट, तो हम कहते हैं कि सीआरपीसी के फॉर एग्जांपल 197 या 179 धारा लगेगी। तो कोई भी हम केस या कोई भी क्राइम होता है उसकी एक बैकिंग होती है, राइट? उसकी एक बैकिंग होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो केस है उसके लिए भी बैकिंग है कि कौन से केसेस में इसको हम दर्ज करेंगे। तो यूएनएफसीसी का एक फ्रेमवर्क है, पेरिस एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क है, सिमिलर यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ द सी है, सीबीडी है, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो इन सारी केसेस के अंदर वानुआटू को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, इसलिए हमें एक केस फाइल करना है। दैट इज़ बेसिकली द रेलिवेंट लीगल फ्रेमवर्क. Going forward, now if the case really happens, there will be some implications for the developed countries. Firstly, it could create an accountability that now
now that we are seeing that there have to be obligations, now that we are seeing that there have to be consequences, so going forward the obligations can redefine accountability rules, right? And therefore it could establish a new mechanisms for compensation and redress. Similarly, there could be historical emissions responsibility. So about 40 developed countries are primarily responsible for climate change due to historical emissions, and this could basically support the compensation claims. Similarly, हम beyond UNFCCC and पेरिस अग्रीमेंट भी जाएंगे. सो जो रूलिंग होगा उससे जो ऑब्लिगेशंस बनकर आएंगी दे विल गो बियॉन्ड द UNFCCC एंड पेरिस अग्रीमेंट. सो इससे हम एक बहुत ही ब्रॉडर सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करेंगे, राइट? सो फार हमने क्या देख रहे हैं? सो फार हमने देखा कि वानुआटू के केस फाइल करने से आगे जाके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, इस केस की बैकिंग कहाँ से होती है, और आगे जाके अब क्या ग्लोबल पार्टिसिपेशन है, तो वो भी देखने के लिए हमें मिलता है कि 90 सच कंट्रीज़ ने ऐसे रिटन सबमिशंस किए हैं, एंड सो फार ये 97 कंट्रीज से आए हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली अ वेरी रिकॉर्ड लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन. एंड now it is to see that what the other countries, like the key countries of US and India are going to say and present their arguments in defense of why such historical level of pollution is happening and what are the obligations that these countries are going to take. So now this case has to unfold, and this actually shows the significance of the case that is happening, why the case is basically responsible, and how it could create further implications in the future negotiations. This is how the background of the case has been told. It is yet to see what will be the takeaways. So we'll be keeping a view on this, right? Going forward, we have the next topic where एक बिल है जो यूके में पास हुआ है which is about assisted dying. तो ये जैसे इंडिया में हम यूथनेशिया वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, राइट? उसी लेवल पे, उसी कंपैरिजन में एक यूके में भी एक बिल पास किया गया है. सो लेट्स सी क्या है. तो एक टर्मिनली इल अडल्ट एंड ऑफ लाइफ बिल आया है यूके में, जहाँ पे ये बोल रहा है कि जो 18+ लोग हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी टर्मिनली इल है, 6 महीने से ज़्यादा या कम, तो उनको एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि वो अपनी लाइफ को एंड कर सकते हैं. एंड ये केवल उन लोग के लिए अप्लाई करेगा जो इंग्लैंड और वेल्स के रेजिडेंट रह चुके हैं फॉर एटलीस्ट लास्ट 12 मंथ्स. इसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है. पहले तो आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा, साथ में उसके बाद एक कंसल्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर आएगा जिसके पास ये केस जाएगा, और ये केवल इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं करेगा, रादर ये आपको एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर के पास भेजेगा. दोनों मिलने के बाद एक 7 डेज़ का रिफ्लेक्शन पीरियड रखेंगे एंड देखेंगे कि इस पे क्या हमें अग्री करना है या नहीं करना है. वंस ये लोग अग्री कर जाते हैं और रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, देन हाई कोर्ट पे जाएगी, फिर से कुछ 14 दिन का रिफ्लेक्शन पीरियड दिया जाएगा, एंड आफ्टर दिस इफ़ इट इज़ पास्ड देन पेशेंट्स कंफर्म कर सकते हैं, और एक सब्सटेंस के थ्रू जो सेल्फ एडमिनिस्टर होगा उससे दे कैन बेसिकली गो अहेड विद द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एन एंड टू देयर लाइव्स. सो दिस इज़ वॉट द होल प्रोसेस इज़. एंड अब ये जो हमने देखा है ये एक नया फेज स्टार्ट करेगा इंडिया में, यूके में, बिकॉज सो फार वहाँ पे जो यूथनेशिया था और जो असिस्टेड डाइंग था वो इलीगल था, राइट? सो इसकी वजह से अब एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, और अब हम देख रहे हैं इंडिया से कुछ इसमें कंपैरिजन निकाल सकते हैं. तो ऑब्वियसली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया था, और हमने बोला था ये राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21. तो हमने तो इसको एक फंडामेंटल राइट की तरह बोला है पैसिव यूथनेशिया को. सो इन दैट सेंस इंडिया थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, राइट? बट इस पर काफ़ी डिबेट्स चलती हैं. डिबेट्स पे क्या चलती हैं कि कुछ लोग कहते हैं येस दिस शुड बी अलाउड बिकॉज ये एक पेशेंट को ऑटोनॉमी ग्रांट करते हैं एंड एक ह्यूमेन एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए भी रास्ता खोलते हैं. सो काफ़ी सारी मूवीज़ आ चुकी हैं, जैसे मी बिफोर यू एक मूवी आई है, तो वहाँ पे भी वही है कि एक जो मेन एक्टर है ही बेसिकली एक्सरसाइजेस हिज राइट टू एंड हिज लाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी, राइट, एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ हाउ ही वुड हैव लाइक्ड टू एक्सरसाइज हिज लिबर्टी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन आर्ग्यूमेंट, राइट? सिमिलरली ये जो लॉज हैं सजेस्ट लॉज को प्रिवेंट कोअर्स्ड सुसाइड्स. सो एक जो अलग तरीके के प्रॉबेबली सुसाइड्स होते हैं वो बेसिकली प्रिवेंट हो पाएंगे, वरना ज़बरदस्ती लोग और 10 तरीके ढूंढे, उससे अच्छा तरीका ये है कि एक चैनलाइज फॉर्मल तरीका बने, राइट? लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको मना भी करते हैं क्योंकि इसके पोटेंशियल मिसयूज़ होने का काफ़ी स्कोप रहता है, जिससे वल्नरेबल पॉपुलेशन काफ़ी इम्पैक्ट हो सकती है. एंड इसीलिए वो कहते हैं कि इसकी रादर देन क्रिएटिंग अ बिल विच कुड बेसिकली मेक फॉरवर्ड द केस
for assistive dying, there is a need to improve the palliative care rather than bringing a new legislation. तो आप जो existing system है उसको improve कीजिए rather than एक नया रास्ता खोलने के लिए जो आगे जाके शायद misuse भी हो जाए, right? So this is the case going about the debates. But अब हमने ये देखा है कि यूके में तो जो अलाउ कर रहे हैं और इंडिया में थोड़ा सा ये अलाउ किया गया है, बट इसके अलावा भी ग्लोबल लेवल पे कुछ केसेस बनते हैं क्या कि जहाँ पर ये हमने असिस्टिव डाइंग की केसेस को सपोर्ट किया है. सो हम ये देखते हैं कि स्पेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और काफ़ी और सारी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर काफ़ी एक रीसेंट लेवल पे लीगल प्रोसेस हो चुका है, दैट बेसिकली सपोर्ट असिस्टेड डाइंग. एंड इन दिस केस therefore it brings a global perspective, and therefore even UK's जो bill है वो काफ़ी significant है because of the global trend and because of the debates. And now it is for us to make a mature use of this and prevent the misuse. So this is what the author says in the particular article. And going forward we have come to the last article of the day, the Syrian civil war. अब हम सब देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में एलोपो बहुत ज़्यादा काफ़ी डोमिनेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो चुकी है. एंड बॉम्बिंग का रीज़न समझने का कारण ये है कि यहाँ पर बेसिकली जैसे मैं आपको समझाती हूँ सीरिया का मैप से, तो हमें लगता है कि सीरिया का मैप इतना सारा है, राइट? लेकिन असलियत में जो वहाँ पे बशर अल असाद की सरकार है उसके पास केवल इतना सीरिया ही है जो उसके कंट्रोल में है. ये जो बाकी सीरिया है ये वाला और जो ये वाला सीरिया उसके हाथ में इतना स्ट्रांगली है नहीं, और जो एलेपो है वो अराउंड इस एरिया में है, राइट? तो अब जो बशर अल असद की सरकार है उसको बेसिकली रशिया एंड ईरान एंड हिजबुल्लाह का काफ़ी सपोर्ट मिलता है. एंड इसके अगेंस्ट यूएस रहता है, इज़राइल रहता है. तो इज़राइल तो बेसिकली काफ़ी रोज़ के लेवल पे बॉम्बिंग करता रहता है इस सीरिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए. एंड हमें पता है कि इज़राइल और जो टर्की है ये भी काफ़ी अगेंस्ट रहते हैं एक दूसरे के because of the things that happen in the Muslim world. But surprisingly, everybody in the world has been shocked about how Turkey has taken the side of US and Israel in trying to destabilize Syria. And ये basically एक लंबा और एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल डिज़ाइन को दर्शाता है. वाई सो? अब आपको पता है यहाँ पे जैसे टर्की है सीरिया के बगल में, तो ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया था कि सीरिया के इतने कंट्रोल में नहीं है, तो अगर टर्की यहाँ पे थोड़ी बॉम्बिंग करवाता है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि ये इस एरिया में असिमुलेट हो जाए एंड टर्की को एक्सपेंशनिज्म ऑफ टेरिटरी मिल जाए. सो यहाँ पे पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है वो काफ़ी बदल जाती है. एंड जो दुश्मन है इज़राइल और टर्की वो अब एक साइड पे दिखते हैं. सो यहाँ पे टर्की ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है बेसिकली जो अपोजिशन रिबल्स है. और इस चक्कर में अभी जो एलेपो है यहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, तो इसका भी एक पीछे से अंडरलाइन कारण ये है कि जो बाइडेन की सरकार है उस दे बेसिकली वांट दैट बशर अल सरकार जो बशर अल असाद है उसकी सरकार का तख्ता पलट हुए. सो दे डोंट रियली लाइक द गाय एंड दिस बेसिकली हैज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम रशिया. तो वो जाने से पहले आपको पता है जनवरी में ट्रम्प आएंगे, तो जाने से पहले वो चाहते हैं कि जितना भी वो एफर्ट लगाए इसकी सरकार हिल जाए, right? So that is why there has been a renewed sense of bombing in this area, right? And in response to this, now you know that Syria has been destabilized and it has its good friends in Russia, Iran and Hezbollah. Therefore now Russia has basically quite woken up to its stance and अपने stance को cover up करने के लिए वो जो एलेपो में US ने जो ज़्यादा बॉम्बिंग करवा के अटैक करवाया है, अब एज अ काउंटर अटैक अब रशिया भी काफ़ी ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स करवा रहे हैं. एंड नाउ इन दिस ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल गेम दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, द होल थिंग इज हैपनिंग, the whole war is happening. So this is the broad sense of about the events in Syria, and this is how there is a renewed Syrian civil war. So after having understood the broad scenario, let's understand what the news article has to say. So there is an intensified conflict, right, which has been followed by a new offensive launched by the Syrian opposition. So opposition वही है जो बशर अल असद की सरकार को गिराना चाहते हैं. एंड पहले से ही इदलिब एलेपो वगैरह में चीज़ें हो रही थी, अभी वापस से जो ऑपोजिशन है उन्होंने इस एलेपो को कब्जा में ले लिया है. सो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं. अब कहने को तो वहाँ पे काफ़ी सारे रेबल ग्रुप्स हैं, राइट, हयात तहरीर शाम एंड SDF SNA. तो वो सारे जो ग्रुप्स हैं ये मोटा मोटा चाहते तो यही है कि बशर अल असद की सरकार ख़त्म हो जाए और तख्ता पलट हो जाए, राइट.
अब ये अलग अलग बातें हैं कि कोई चाहता है उसके बाद जो जगह बचेगी, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह में बहुत सारे डिविजन्स हैं ऑटोनॉमस ग्रुप्स में। वो चाहते हैं कि हम एक नया ऑटोनॉमस एम्पायर बनाएं या फिर हम एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाएं। तो ये कहने के लिए बहुत अलग अलग नाम है जो मैटर को कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट ओवरऑल दो बातें निकल कर आती हैं कि इनको सपोर्ट यूएस, इसराइल और तुर्की से मिलता है, और चाहते यही है कि बशर अल सरकार का तख्ता पलट हो पाए। तो इसलिए ये हालांकि अपने आप में काफ़ी काफ़ी ग्रुप्स हैं, लेकिन ये फिर जुड़ जाते हैं, और इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो मैटर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट दैट इज़ द ब्रॉडर एसेंस। सो जैसे यहाँ पे सीरियन नेशनल आर्मी है तो टर्की को सपोर्ट मिलता है इनका, राइट। सो दे आर बेसिकली बैक्ड बाय टर्की। सो लाइक आई सेड इन द स्लाइड बिफोर दैट दीज people, they want to remove this Bashar al Sarkar, and they get the support from all these three countries. So that is how they get the broader external support. Internally, yeah, there are differences about their ideology and how they want to basically govern the country and how they want to control it. So that is how the division across the rebel groups happen, right? So going forward, we are seeing that how the external support is coming, which is coming through Turkey, right? And they are basically going to control the northern part of Syria for obvious reasons that there is a close geographical proximity. And Iran और रशिया काफ़ी ज़्यादा बशर अल सरकार को सपोर्ट करते हैं. So why do they support? तो जब ओबामा का टाइम था, राइट, तो ओबामा ने बोला था कि हम लोग सीरिया को अटैक करेंगे, राइट, लेकिन उस वक्त रशिया आ गया था उनको बचाने के लिए. एंड सीरिया ने, यहाँ पे आपको पता है, जैसे यहाँ पे सीरिया के बगल में द मेडिटेरेनियन सी आता है, राइट. तो सीरिया ने मेडिटेरेनियन सी में रशिया को अपने थोड़े थोड़े पोर्ट्स दे रखे हैं यहाँ पर. तो इसीलिए इन दोनों का काफ़ी बॉन्होमी बनता है, काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे, म्यूचुअल एक्सचेंज है. सो इसीलिए उस वक्त भी जो ओबामा का अटैक जो वो जाने से पहले करने वाले थे, जो ऑलमोस्ट नहीं हो पाया, वो इसलिए था बिकॉज बेसिकली टर्की में, सीरिया में रशिया आ गया था. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देर इज़ अ होल थिंग अबाउट वाई देर इज़ सो मच सपोर्ट बिटवीन द फ्रेंड्स ऑफ सीरिया एंड रशिया, राइट. सो आज की डेट पे भी इसीलिए सीरिया को काफ़ी सपोर्ट मिलता है रशिया से. सो दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस दे आर एंगेज इन द एयर स्ट्राइक्स, राइट. सो वही रीजंस फॉर इंडो ऑफेंस वही है कि जो ग्लोबल डायनेमिक्स मैंने आपको बताया, कैसे रशिया, इजराइल एंड यूएस एंड टर्की ये सब एक साइड पे रहते हैं, एंड रशिया, ईरान एंड हिजबुल्लाह एक साइड पे रहता है, और सारी चीज़ें होती हैं. एंड देन सो फार ये वाला जो एरिया ठंडा इसलिए पड़ गया था बिकॉज अभी रशिया यूक्रेन वॉर था, तो वहाँ पे रशिया इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा था. एंड साथ में हिजबुल्लाह भी जो है, हिजबुल्लाह जैसे मैंने आपको बताया, रशिया और ईरान ये लोग टर्की को सपोर्ट करते हैं ना, तो रशिया ने यूक्रेन वॉर में बिजी था. हिजबुल्लाह वॉज बेसिकली बिजी विद इजराइल, जो अभी हमने देखा है यहाँ पे लेबनीज़ और उनका एक पीस ट्रीटी साइन हुआ है, एंड उससे पहले काफ़ी ज़्यादा वॉर था. तो सोफार जहाँ सीरिया को सपोर्ट मिलता था वो सपोर्टर्स कहीं और जगह डाइवर्टेड थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक ऑलरेडी ग्राउंड बना था वल्नरेबिलिटी का. सो दैट इज़ वॉट, यूक्रेन से सपोर्ट नहीं, रशिया से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, हिजबुल्लाह से नहीं मिल पा रहा था. तो ग्लोबल डायनेमिक्स में तो ये चल रहा था. रीजनल डायनेमिक्स क्या है, क्योंकि ये वेस्ट एशिया में है ना, तो सऊदी और जो यूई है वो तो चाह ही रहे हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी होए, एंड इसीलिए वो टर्की के काफ़ी थोड़े अगेंस्ट हैं. तो और वो चाहते हैं कि असद का रिजीम जो कि है उस तरीके से मैनेज हो पाए. सो दिस इज़ व्हाट द ब्रॉडर रीजनल डायनेमिक्स इज. एंड इंडिया ऑल्सो कंटिन्यूज टू सपोर्ट द असद regime, and mostly, but they want the politicization, they want the stability to be there in the region. I mean to say, in that sense, that they want a stable political scenario in that sense. So this is about the whole story. However, there are implications that Assad's perceived victory is complicated because northern Syria remains contested with the areas of the control coming in Turkey and Israel and US trying to establish, and with the rise of rebel groups, and the renewed offense indicates the ongoing threats, right, from the fractions despite earlier stabilization. So this clearly shows that the Syrian civil war which is there, it has not really ended. It is just that there are moments of like there are moments where it gets a little cool, and these are the moments of lull. However, it in a broad sense remains active, and the complex interplays are there, and that becomes even more complicated due to internal and external powers. So stability is definitely fragile, and there are still things to see what will come forward, because Trump ने तो कह दिया है कि he is not interested in Syria. There is only sand and death in Syria.
तो वो तो सीरम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बाइडन जाने से पहले वो ज़रूर चाहेंगे कि थोड़ा उथल पुथल होए एंड इनकी सरकार जो कि है उनका तख्ता पलट हो पाए. So this is going to be like a space to watch for. So going forward, we have a question in prelims which says that carbon markets are likely to be one of the most widespread tools to fight climate change. This is obviously correct. Right? Carbon market transfer resources from private to state. Obviously वो लोग फाइन पे करते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फाइन स्टेट को पे करती हैं, तो प्राइवेट से पब्लिक पे जाता है. अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, राइट, बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसकी वजह से ही ये बहुत वाइड स्प्रेड है. वाइड स्प्रेड होने के और भी कारण हो सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू यूज़, इट इज़ ईजी टू मॉनिटर, राइट, एंड ये टेक्नोलॉजी के लिए भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, राइट. सो इसके कार्बन मार्केट्स को यूज़ होने के बहुत सारे रीजंस हैं एंड नॉट द ट्रांसफर रिसोर्सेज. देयरफॉर द आंसर इज बी, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Now, there is a main question also that India has a strategic interest in West stability due to economic, energy, and geopolitical issues. Discuss how India can play a significant role. I really request you to give your feedback to what the video is, to give your comments on the prelims answer, and to give your mains answer on Telegram group or wherever you feel comfortable. We will definitely review all of these and give you the feedback so that you guys are basically feeling ahead that we are moving forward. And please let us know whatever we can do to make this easy for you and to help you with other things. We'll be happy to help you. This is it for today. Have a great day. Thank you.